अस्सलामुअलैकुम। किताबों की दुनिया में खुशामदीद। कमर अजनालवी के नावल मुक़द्दस मूर्ति की किस्त नंबर 13 आपके पेशे खिदमत है। मुझे चक्कर सा आ गया। मैं काउच पर बैठ गया। सुंदरमती ने मेरे बूटों के तस्मे खोले, बूट उतारे, मेरे पाँव तौलिए से साफ़ किए। बोली, आप आराम से बैठिए, मैं तारा से कह आऊँ कि 9 बजे कहवा लेकर आए आपके लिए। अरे तारा को क्यों? आज रात वही कहवा बनाएगी, वही लेकर आएगी। फिर आहिस्ता से बोली, आज मैं दुल्हन हूँ आपकी, फिर तारा मुझे कहवा थोड़ी बनाने देगी। ये कहकर वो सहन का दरवाज़ा खोलकर मुझे हवा की तरह निकल गई। मैं न जाने किन ख्यालों में खो गया। सुंदरमती ने वापसी पर काफ़ी देर लगा दी। 9 बज रहे थे। जब वो लौटी तो बहुत खुश मालूम होती थी। आते ही कहने लगी, कैशी, मैं ज़रा दादा के पास चली गई थी। क्या तूने पूछा दादा ने जलपन्ना के बारे में क्या हिदायत की है स्वरूप जी को? नहीं, पिताजी उनसे मिलकर जा चुके थे। मगर तू दादा के पास क्या लेने गई थी? लगन रात की आज्ञा। तो दादा ने आज्ञा दे दी? हाँ, आपके लिए एक तोहफ़ा भी भेजा है। उसने चमड़े की एक छोटी सी डिबिया नुमा थैली मेरे हाथ पर रख दी। मैंने उसे खोला तो उसमें 6 बेशकीमत हीरे थे। मैं शिश्तर रह गया। देखने में तो बहुत कीमती लगते हैं। सुंदरमती बोली, दादा ने कहा है ये गोची साऊ की आखिरी अमानत है जो मैंने संभाल कर रखी थी। आज ये पूंजी तेरे दुल्हा को तोहफे में देता हूँ। ये तोहफ़ा, ये इनाम मेरी बिसात से बहुत बड़ा था। हीरे 50-60 हज़ार रुपये से ज़्यादा के थे। मुझ जैसे गरीब आदमी को उस रात के तोहफे में मिले थे जो मुझे सुंदरमती के साथ गुजारनी थी। इतने में दरवाज़ा खुला और हल्का सा घूंघट निकालकर तारा पीतल की तश्तरी में कहवा लेकर आई। वो एक जवान नेपाली नक्शो निगार की खुश शक्ल औरत थी। उसने प्रणाम किया और बोली, सरकार, लगन की बधाई हो। तारा पहली औरत थी जिसने मुझे बधाई दी। मैंने उठकर ओवरकोट की जेब से चांदी के 5 रुपये निकालकर उसके हाथ में रख दिए। तारा, इस वक्त तो और कुछ नहीं दे सकता, बस यही कबूल करो। तारा ने हम दोनों को सुखी रहने की दुआ दी और खुश खुश लौट गई। सुंदरमती बोली, कैशी, आपने बहुत अच्छा किया। तारा को रुपए दे दिए। लगन की रात बधाई देने वाले को कुछ न दिया जाए तो बदशगुनी होती है। लेकिन सुंदरमती, आज रात तुझे देने के लिए मेरे पास कोई तोहफ़ा नहीं। मेरा सबसे बड़ा तोहफ़ा तो आप हैं। उसने कहवे की प्याली मेरी तरफ बढ़ाई। आप मिल गए तो मुझे संसार मिल गया। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई। कहवा पीते पीते मैं न जाने किन ख्यालों में खो गया। अचानक जहन पर एक धुंध सी छाने लगी। नज़रों में सुंदरमती की सूरत भी धुंधला गई। फिर यूँ महसूस हुआ बाहर सहन में कोई पीतल के कदमों से चल रहा है, होले होले दरवाजे की तरफ बढ़ रहा है। ऐसा लगा भगवान की मूर्ति है। उसके घसीटने की आवाज़ और धात के बदन की थरथराहट मुझे साफ सुनाई दे रही थी। मेरे हवास पर खौफ तारी हो गया। मैंने सोचा शायद वह मूर्ति गोची साऊ के हीरे वापस लेने आई है। मेरे हाथ से कहवे की प्याली फर्श पर गिर के चिकनाचूर हो गई। जहन पे धुंध कुछ इतनी बढ़ गई कि पीतल के कदमों की आहट बिल्कुल करीब महसूस होने लगी। सुंदरमती मेरी हालत देखकर दम्बा खुद थी। क्या हुआ केशी? वो आ गई है। वो सहन में चल रही है। कौन आ गई है? कौन चल रही है सहन में? वही सुंदरमती। क्या तू उसके कदमों की आवाज़ नहीं सुन रही? मैं सुन रहा हूँ। फिर मैंने घबराए हुए लहजे में कहा, दरवाज़ा बंद कर दे सुंदरमती, कहीं वो अंदर ना आ जाए। सुंदरमती का धुंधला सा हैवला मेरे सामने उठकर दरवाजे से बाहर निकल गया। वो सहन में घूमकर वापस आई, दरवाज़ा बंद करके चिटखनी लगाई। बाहर तो कोई भी नहीं है केशी, मगर मैं उसके कदमों की आवाज़ पहचानता हूँ। मैंने वो आवाज़ सुनी है। किसके कदमों की आवाज़ पहचानते हैं आप? मूर्ति के कदमों की आवाज़। वो रात को मेरे पास आती है। मूर्ति? मगर साहूगारी में तो मूर्ति नाम की कोई लड़की नहीं। मैं होश में था, सब कुछ देख रहा था, सुन रहा था, मगर दिमाग पर धुंध सी छाई थी। यूँ लगता था जैसे हालत बेदारी में कुछ सपना देख रहा हूँ। मेरे जहन ने अजीब सी आवाज़ें भी सुनी थीं, जिनमें पीतल के कदमों की आवाज़ सबसे नुमायाँ, सबसे साफ थी। सुंदरमती इसी हालत में मुझे पकड़कर पलंग पर ले गई, मुझे अपने से लिपटा लिया। आहिस्ता आहिस्ता मेरे जहन से वो धुंध छटने लगी। मैं यकलख्त उठकर बैठ गया। मैं खुद भी परेशान था। न जाने सुंदरमती मेरी दिमागी सेहत के बारे में क्या सोच रही होगी। उसने कहा, कैशी, आप ठीक तो हैं ना? मैंने कहा, मैं ठीक हूँ, बस ज़रा चक्कर आ गया था। बोली, रोज़ कहवा पीते हैं आप, दिमाग में खुश्की हो गई है। शायद यही बात हो, कल से कहवा नहीं पीऊँगा। सुंदरमती मुस्कुराई। मगर वो मूर्ति कौन है जिसे आप याद कर रहे थे? मेरे मुंह से बेख्तियार निकल गया, मूर्ति देवी नहीं,
वो भगवान की मूर्ति है। क्या भगवान की मूर्ति आपके पास आती है? हाँ, कभी कभी मैं इसके कदमों की चाप सुनता हूँ, उसे देखता हूँ। मैं नहीं जानता जो बात मैंने शास्त्रु से इसलिए छुपाई कि वो मेरी दिमागी सेहत पर शुबा करेगा, जलपन्ना से भी छुपाई। आखिर वो बात मैंने सुंदरमती से क्यों कह दी? फिर मुझे गलती का एहसास हुआ। शायद वो मुझे जहनी बीमार समझ रही होगी। मैंने फ़ौरन सफाई पेश की। तू परेशान मत हो, मुझे कोई दिमागी आर्जा नहीं। उसने मेरी बात सुनी अनसुनी कर दी। केशी, अगर भगवान की मूर्ति आपके पास आती है तो आप मेरी सोच से भी ऊंचे आदमी हैं। मैंने तो सुना था भगवान की मूर्ति सिर्फ एक बार बोली थी, फिर हमेशा के लिए खामोश हो गई। मैंने पूछा, कब बोली थी भगवान की मूर्ति? वो बोली, बहुत समय पहले की बात है, जब सार गलियान ने भगवान की मूर्ति को बोलते सुना था, चलते देखा था। अच्छा, सार गलियान ने मूर्ति को चलते देखा था? हाँ, पिताजी ने मुझे बताया। मैं चौंक उठा। मेरे जहन में बुत तारीख के औराक फड़फड़ाने लगे। सार गलियान का नाम जुगनू की मानिंद जलने लगा, मगर याद नहीं आ रहा था कि मैंने पूरा वाक़या क्या पढ़ा है। इसके बावजूद सुंदरमुती की बात सुनकर मेरे जहन को तस्कीन सी हुई। वो बोली, कितनी अजीब बात है, सदियां बीत जाने के बाद अब भगवान की मूर्ति आपके पास आती है, आप उसके कदमों की चाप सुनते हैं। शायद वो कुछ कहने के लिए आती है। अगर मूर्ति बोली तो सार गलियान के बाद आप दूसरे आदमी होंगे जो उसकी आवाज़ सुनेंगे। अब हैरान होने की बारी मेरी थी। मैं सोच रहा था, भला सार गलियान में और मुझ में कौन सी बात मुश्तरक है? सुंदरमती बोली, केशी, आप सचमुच भगवान हैं। मैं कितनी भाग्यवान हूँ कि आपकी नारी बनी, और कितनी सुंदर है ये रात कि आप मेरे कमरे में हैं, मेरे बिस्तर पर हैं। मैं तकिए पर सरक कर लेट गया। सुंदरमती, कल तूने कहा था मेरी हर बात मानना तेरा धर्म है। हाँ, जो कुछ आप कहेंगे वही करूँगी। बोलिए, क्या चाहते हैं? मैं आज रात तुझसे नारी का हक़ नहीं मांगता। वो घबरा के बोली, क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगी? ये बात नहीं। दरअसल मेरे जहन में अभी तक जलपन्ना का आंचल उड़ रहा था, मगर मैंने चाची के दामन का सहारा लिया और बोला, सुंदरमती, मैं चाहता हूँ पहले चाची तुझे अपनी बहू स्वीकार कर ले, फिर मैं तुझसे नारी का हक़ मांगूँ और तू मुझसे पति का हक़ मांगे। क्या आपको डर है चाची मुझे अपनी बहू नहीं मानेगी? क्यों नहीं मानेगी? तू मेरी सुंदरमती है। चाची की आज्ञा इसलिए चाहता हूँ कि इसमें मेरी खुशी है। शायद स्वरूप जी भी यही चाहते हैं। ठीक है केशी, लेकिन आपको वचन देना होगा कि आप मुझे छोड़ेंगे नहीं। मैंने उसका हाथ थाम लिया। भगवान के नाम पर वचन देता हूँ, ना तुझे छोड़ूंगा, ना तुझसे मुंह मोड़ूंगा, क्योंकि तू मेरी नारी ही नहीं, मेरी सरस्वती है। इन अल्फाज से उसके चेहरे पर नया रंग आ गया और वो मुतमईन सी हो गई। उसने अपने दादा से, अपने बाप से मेरे पति बनने का अधिकार ले लिया था, मगर हमारे मिलाप के बगैर लगन की ये रात बीत गई। सवेरे मैंने सुंदरमती से पूछा, सुंदरमती, तू मुझसे खफा तो नहीं? वो बोली, नहीं, आपकी खुशी में मेरी खुशी है। तो फिर मैं नीचे जाकर अपना सामान समेट लूँ? आज हमें 9 बजे रवाना होना है ना? ठीक है कैशी, इतनी देर में मैं नाश्ता बनवा लेती हूँ। मेरा सामान ही क्या था जिसे समेटने वक्त लगता। ये तो नीचे आने का बहाना था, और जल्दी इसलिए थी शायद जलपन्ना सवेरे ही मिलने आ जाए। उसका स्वागत करने के लिए मुझे अपने कमरे में मौजूद होना चाहिए था, ताकि उसे ये मालूम ना हो कि रात में ऊपर सोया था। अपने कमरे में पहुंचकर मुंह हाथ धोया, चीज़ें समेटी, अटैची केस बंद करके जलपन्ना का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर बाद शास्त्रु आया। मैंने लपक कर कहा, जलपन्ना क्यों नहीं आई शास्त्रु? मैं कब से उसकी राह देख रहा हूँ। मिलने आएगी भी या नहीं? मिलने क्यों नहीं आएगी प्रभु? आपके सिवा सावगारी में इसका और कौन है? मगर कब आएगी? समय गुजरता जा रहा है। वो आपसे मिलने के लिए ही आ रही है, पर उसके आने से पहले मेरी एक बात सुन लो। उसने दोनों हाथ जोड़ दिए। प्रभु, इस तरह हाथ जोड़ के अपनी चाची को मेरा प्रणाम कहना और बोलना कि जलपन्ना को अपनी बहू स्वीकार कर ले, और जब सावगारी में आना तो जलपन्ना से ब्याह की आज्ञा लेकर आना। बस मुझे यही कहना था। अब मैं जलपन्ना को भेजता हूँ, वो बाहर खड़ी मेरी वापसी की मुंतज़िर है। ये इत्ला देकर वो पलटा और दरवाजे से निकल गया। दूसरे लम्हे जलपन्ना अपने कड़ों की घुंघरू बजाती कमरे में दाखिल हुई। उसके लंबे बाल पीठ पे पड़े थे। चंद लम्हे हम खामोश खड़े रहे, फिर कुर्सियों पर बैठ गए। वो मुझसे मिलकर खुश तो हुई, मगर उसकी खुशी में उदासी का रंग भी था। बैठते ही बोली, मुझे छोड़कर बंगाल जा रहे हो? मैंने कहा, जा तो रहा हूँ, मगर अपनी जलपन्ना के लिए वापस आऊँगा। क्या सुंदरमती भी तुम्हारे साथ जाएगी? सिर्फ बाटी पारा तक मेरा उसका साथ है, फिर पीगू मुझे रेल में सवार करवा देगा।
वापस कब आओगे? बीमार चाची को देखने जा रहा हूँ। वो अच्छी हुई तो वापसी में देर नहीं लगेगी। जलपन्ना से ये बात करते हुए मेरे दिल के गोशे में ये वसवसा भी था, अगर चाची ने वापस ना आने दिया तो क्या होगा। जलपन्ना उदास से लहजे में कह रही थी, न जाने क्या बात है, जब से तुम्हारे बंगाल जाने की खबर सुनी है मुझे बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। यूँ लगता है कोई तुम्हें मुझसे छीन रहा है। ऐसी कोई ताकत नहीं जलपन्ना जो हमें एक दूसरे से जुदा कर सके। एक ताकत है केशव, जिसे लोग किस्मत कहते हैं, जो मुझे हकामती से मांडले और मांडले से साउगारी में ले आई। अरे इसी किस्मत ने तो हमें मिलाया है। मुझे लेने आओगे ना केशव? ज़रूर आना, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। अरे क्यों नहीं आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। इसी लम्हे शास्त्रु अंदर आया। शायद वो राहदारी में खड़ा निगरानी कर रहा था कि कोई हमारी मुलाकात में मुखिल ना हो। आकर बोला, पीगू आपको नाश्ते के लिए बुलाने आया था प्रभु, पर मैंने ये कहकर उसे वापस भेज दिया कि आपको नाश्ते का बोल देता हूँ। ठीक किया तूने। फिर मैं जलपन्ना से मुखातिब हुआ, अब मैं रुखसत चाहता हूँ, नाश्ते में देर हो रही है। उसने अजीब सी नज़रों से मुझे देखा। क्या नाश्ता आजकल ऊपर करते हो? हाँ, स्वरूप जी ने कहा था, मेरा नीचे भोजन करना अच्छा नहीं लगता। वो एक पल को खड़ी मुझे देखती रही, फिर बोली, अच्छा केशव, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। ऊपर आया तो सुंदरमती और स्वरूप जी खाने की मेज़ पर मेरा इंतज़ार कर रहे थे। हम नाश्ते से जल्दी फारिग हो गए। फिर स्वरूप जी मुझे लेकर नीचे उतरे और गोची साऊ की मूर्ति के पास रुककर उन्होंने एक लिफाफा मेरी तरफ बढ़ाया। इसमें तुम्हारे खर्चे के लिए कुछ रुपए हैं। मगर रुपयों की क्या ज़रूरत है? थारो केशव, रुपया इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत है। और एक बात याद रखो, अब तुम मेरे मुलाजिम नहीं, बेटे हो। मैंने लिफाफा लेकर जेब में डाल लिया। इतनी देर में सुंदरमती और पीगू भी आ गए और हम साउगारी के फाटक पर पहुँचे। शास्त्रु मेरा अटैची केस उठा लाया था। साइस घोड़े लिए तैयार खड़े थे। स्वरूप जी ने मुझे और सुंदरमती को अलविदा कहा और आशीर्वाद देकर लौट गए। हम घोड़ों पर सवार होकर जुनूबी रास्ते पर हो लिए जो रूपा को जाता था। थोड़ी दूर चलने के बाद मैंने पलटकर देखा तो साउगारी के फाटक पर जलपन्ना नजर आई। उसके साथ पुनः शास्त्रु भी खड़ा था। हम दोनों को इकट्ठे सफ़र करते देखकर उसके जहन में कैसे कैसे ख्याल, कैसे कैसे सवाल उभरे होंगे। सुंदरमती जवान, लंबी, सरफकद, इसके अलावा पढ़ी लिखी भी थी। उसमें दिल मोह लेने वाले अंदाज और घायल कर देने वाली बातों के अलावा सारी ही खूबियाँ थीं जो मर्द को दीवाना कर दें। गालिबन जलपन्ना ने यह सब देखा होगा। उसके मन में ख़तरे की घंटियाँ सी बजी होंगी। उसने तो मुझे उसके साथ सिर्फ सफ़र करते देखा था। वो तो सोच भी नहीं सकती थी कि मैं उसे छोड़कर किसी दूसरी लड़की का पति बन जाऊंगा। मगर हालात ने अचानक और आनन फानन जो सूरत इख्तियार कर ली, उसके नए नक्शे को बदलना मेरे बस में नहीं था। चलते चलते मैं सोच रहा था, वो साउगारी की तवील गुलाम गर्दिश में भागती सीधी अपने कमरे में गई होगी। उसकी आंखों से पानी बरस रहा होगा। शास्त्रु ज़रूर उसे तसल्ली दे रहा होगा कि केशव बाबू तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकते। मैंने उन्हें बोल दिया है कि चाची से आज्ञा लेकर आएं और जलपन्ना को दुल्हन बनाकर ले जाएं। देख लेना, वो ज़रूर वापस आएंगे। इन्हीं सोचों में गुम था कि सुंदरमती की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। हम साउगारी को काफ़ी पीछे छोड़ आए थे। सुंदरमती मेरी खामोशी से बेचैन सी हो रही थी। कहने लगी, कैशी, साउगारी में कुछ रह तो नहीं किया आपका? किन सोचों में डूब गए हैं? मैंने कहा, कुछ यादें छोड़ आया हूँ पीछे, वो लम्हे, वो दिन जो साउगारी में गुजरे। लेकिन जब मैं आपके साथ हूँ तो सब कुछ भूलकर सिर्फ मेरे बारे में सोचें। इन पहाड़ों पर आने से पहले कभी सोचा था आपने कि मैं आपको मिल जाऊँगी? मैंने मुस्कुराकर कहा, अगर पता होता तू मिल जाएगी तो ज़रा तैयारी करके आता। आप सुनेंगे तो हैरान होंगे। जब पिताजी शिलांग की बुद्ध कॉन्फ्रेंस में आपसे मिलकर बाटीपारा आए, उन्होंने आपकी बहुत तारीफ़ की और बताया कि थारो केशव को मैंने अपना सेक्रेटरी बना लिया है। पिताजी ने आपकी एक तस्वीर भी दिखाई। सच्ची बात यह है, मैंने उसी समय अपने मन में कुछ सोच लिया और जैसा सोचा था आप बिल्कुल वैसे ही निकले। यानी बुद्धू? अरे नहीं, बिल्कुल देवता समान। मुझ जैसी लड़की किसी मर्द को यूं ही पसंद नहीं करती। आप हज़ारों में नहीं, लाखों में एक हैं। बड़े गुणी, बड़े सुशील, बड़े महान। अच्छा, मुझ में इतनी खूबियाँ हैं? इनसे भी कहीं ज़्यादा। मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ कि आप जैसा पति मिला। मैंने उसे बहुत मोहब्बत से देखा और कहा, मैंने भी तुझे यूं ही पसंद नहीं कर लिया सुंदरमती। क्या देखा आपने मुझ में? तू एक सुंदर नारी है, सर से पाँव तक प्रेम ही प्रेम है। तेरा रूप एलोरा का रूप है, तेरा बदन अजंता का बदन है। मैंने उसे एलोरा और अजंता से तशबीह दी
तो फ़ख्र और गरूर से उसकी गर्दन राजहंस की तरह तन गई। बातों ही बातों में पता नहीं चला कब हम मोड़ अबूर करके दर्रे से गुजरकर उस पुल पर आ गए जो गहरी और चौड़ी दरार पर लकड़ियों के तख्ते जोड़ के बनाया गया था। अब दिन की रोशनी में देखा तो ये कुदरती दरार मीलों लंबी थी जिसने घाटी को दो हिस्सों में बांट दिया था। जो भी पुल अमूमन पैदल ही पार किया जाता था। पीगू आगे आगे था। हम दोनों बेखौफी से एक दूसरे का हाथ थामे उसके पीछे पीछे दोपहर का खाना खाने के लिए उस नदी किनारे पड़ाव हुआ जो रत्नागरी और रूपा के दरमियान वाक़या है। आधा फासला इधर, आधा फासला उधर, बीच में पानी की ये लकीर। उजाड़ पहाड़ों का ये सिलसिला जो आते वक्त मुझे भयानक और वहशत अंगेज़ लगा था, वापसी पर खूबसूरत दिखाई दे रहा था। शायद इसलिए कि शरीके सफ़र सुंदरमती थी। अब चिराग रोशन हो गए थे। जब हम रूपा की बुत सराय में पहुँचे और सराय के नेपाली मालिक ने हमें हाथों हाथ लिया। बाद में पता चला कि बुत सराय के असल मालिक खुद स्वरूप जी हैं। नेपाली मुंतजिम सिर्फ दिखावे का मालिक है। ये साहूगारी और महज़िब दुनिया के दरमियान डाक का सिलसिला भी है। रात यहाँ गुजारकर सवेरे नाश्ते से फारिग होकर हम सफ़र के लिए तैयार थे। साइस रूपा में ही छोड़ दिए। मैं, सुंदरमती और पिगू छोटी लारी में बैठकर बाटीपारा की तरफ रवाना हुए। सुंदरमती मेरे साथ अगली सीट पर बैठी थी। ऊंचे नीचे हरे भरे पर्वतों के दरमियान वही नज़ारे थे। रबड़ के जंगलों में मेहनतकश मर्दों और औरतों के जोड़े जीवन की मुशक्क़त से दो चार थे। जूं जूं लारी बुलंदियों से उतरती गई, मेरे दिल में सुंदरमती से जुदा होने का एहसास तड़पने लगा, क्योंकि बाटीपारा करीब आ रहा था और ये उससे बिछड़ने की घड़ी थी। बाटीपारा के करीब पहुंचकर लारी कुछ देर के लिए रुक गई। सड़क पर एक लारी का एक्सीडेंट हो गया था। किसी गाड़ी की झपेट में आकर एक नौजवान आदमी हलाक हो गया था। उसकी नौ ब्याहता दुल्हन अपनी पति की लाश पर चीख मार मार के रो रही थी। लोग उसके इर्द गिर्द जमा थे। अभी पुलिस नहीं पहुंची थी। मुसाफिर बड़े परेशान थे क्योंकि ड्राइवर और क्लीनर फरार हो चुके थे। ये हादसा बड़ा दिलखराश था। मैंने ये मंजर देखा तो कांप कर रह गया। हमारी लारी के ड्राइवर ने हॉर्न देकर लोगों को सड़क से हटाया और दूसरी जानिब से गाड़ी निकाल कर ले गया। बाटीपारा पहुँचे तो दोपहर हो गई थी। अब गुवाहाटी के लिए गाड़ी शाम को मिल सकती थी। गुवाहाटी जाकर मैंने चट्टागांग की ट्रेन पकड़नी थी। शाम तक मुझे बाटीपारा में क़याम करना था। सुंदरमती मुझे अपनी आबाई हवेली में ले आई। उसने बताया कि उसके दादा मंगल साहू ने हवेली की मरम्मत करवाई और एक एक कमरा गिराकर दोबारा तामीर करवाया, लेकिन हवेली का कदीम आसामी तर्ज़ तामीर जूं का तूं रहा। डेवड़ी गुजरते ही सहन में एक बारादरी नुमा स्टूपा नज़र आया, जिसकी बुत तर्ज की छत के नीचे साहू ख़ानदान के बानी गोची साहू का वैसा ही मुजस्मा दिखाई दिया जैसा साहूगारी में देख चुका था। मैंने हैरत से कहा, अरे गोची साहू की मूर्ति यहाँ भी है? सुंदरमती बोली, यहाँ तो होनी ही चाहिए थी। इसी हवेली में होने वाले हादसे के बाइस तो उसने बुद्ध धर्म कबूल किया था। अचानक मेरे तसव्वुर में 3 सदियों पुराना वाक़या घूम गया, जब गोची साहू ने एक कुंवारी कन्या की इज्जत लूटने की कोशिश की। लड़की को बचाने की कोशिश में उसका बाप मरा और फिर लड़की खुद कटारी घोंप के मर गई। मरने से पहले उसने गोची साहू को शराब दिया कि उसकी आत्मा हमेशा उसका पीछा करेगी और वो जीवन भर दुख झेलेगा। सुंदरमती की ज़बानी मालूम हुआ, जब उसके पिता स्वरूप जी बाटीपारा आते हैं या किसी दूसरे शहर जाते हैं तो अपने सफ़र के दौरान आते जाते वक्त इसी हवेली में ठहरते हैं। वो ख़ुद भी हर इतवार को हॉस्टल छोड़ के हवेली में आ जाती है और छुट्टी की रात यहीं गुजार कर हॉस्टल जाती है। स्वरूप जी के पिता मंगल साहू जी की आखिरी उम्र तो इसी हवेली में गुजरी, बल्कि उनकी अर्थी साहूगारी की बजाय बाटीपारा के शमशान में जली थी। एक आसामी चौकीदार और उसकी बीवी हवेली को साफ़ सुथरा रखते थे। सुंदरमती मुझे उस कमरे में ले आई जो उसने अपने लिए बनवा रखा था। यहाँ आराइश की हर शय मौजूद थी। पलंग, काउच, कुर्सियाँ, मेज़, पर्दे, गुलदान, हत्ता के कालीन। इस कमरे से साहू ख़ानदान की अमारत का पता चलता था। पीगू दोपहर का खाना कमरे में ले आया। जब मैं खाने से फारिग हुआ तो सुंदरमती कहने लगी, केशी, आपको रात का सफ़र करना है, बेहतर है थोड़ी सी नींद ले लें। मैं उसी के पलंग पर लेट गया। थोड़ी देर बाद क्या देखता हूँ, ट्रेन में बैठा सफ़र कर रहा हूँ। रात के अंधेरे में गाड़ी भागी जा रही है। गुवाहाटी के करीब दरियाए बरहम पतर का पुल अबूर करते हुए ट्रेन को हादसा पेश आ जाता है। गाड़ी का सिर्फ वो डब्बा जिसमें मैं सवार हूँ ट्रेन से कटकर दरिया में गिर जाता है। दूसरे मुसाफिर तो कहीं नज़र नहीं आते, लेकिन मेरी लाश बरहम पतर में तैरती हुई मिल जाती है। जब उसे निकाल के साहिल पर लाया जाता है
तो सुंदरमती बाल खोल कर मेरी लाश पे गिर जाती है और बैन करती है। अचानक आंख खुली तो क्या देखता हूँ, हवेली में आराम से पलंग पर लेटा हूँ। सुंदरमती सरहाने खड़ी झंझोड़ रही है, उठिए केशी, ट्रेन का वक्त हो गया है। सुंदरमती मेरे लिए चाय तैयार कराने बाहर निकल गई। मैं पलंग पर बैठा सोचने लगा, शायद दिन का ये भयानक सपना उस जहनी परेशानी की छाया है जो लारी का एक्सीडेंट देखकर हुई थी। सुंदरमती लौटकर आई तो मुझे देखकर बोली, अरे आप अभी तक बिस्तर पर बैठे हैं, गाड़ी का समय हो रहा है, उठकर नहा लीजिए। सवेरे नहा लूँगा। आज सफ़र का इरादा मुलतवी कर दिया है क्या? हाँ, एक रात इस हवेली में तेरे साथ गुजारना चाहता हूँ। ये अचानक सफ़र मुलतवी करने का ख्याल क्यों आ गया? मैंने उसे अपना सपना सुनाया और कहा, ये सपना देख लेने के बाद मैं तुझे निराश करके जाना नहीं चाहता सुंदरमती। जीवन का क्या भरोसा, अगर सफ़र में सचमुच कोई हादसा हो गया तो क्या शांति के साथ मर सकूँगा? वो खौफजदा सी हो गई। मैं तो कुछ दिन बिछड़ जाने के ख्याल से तड़प रही थी, आप जीवन भर की बात करते हैं। दुनिया में अनहोनी भी हो जाती है सुंदरमती, इसलिए चाहता हूँ जाने से पहले तेरी कामना पूरी करूँ। वो तड़प कर बोली, मुझे ऐसा साथ नहीं चाहिए जो आपसे हमेशा के लिए जुदा कर दे। मैं आपको चाहती हूँ, भगवान से आपकी वापसी की प्रार्थना करूँगी। अपना सफ़र मुलतवी ना करें, आज ही ट्रेन में सवार हो जाएं। चाची की आज्ञा के बगैर हम लगन रात नहीं मनाएंगे। ये सुंदरमती का आखिरी फ़ैसला था। मैंने खुद को दोबारा सफ़र पे आमादा कर लिया। अच्छा सुंदरमती, मेरी वापसी के लिए प्रार्थना करना। चाय पीने के बाद जब मैं रुखसत होने लगा तो वो बोली, केशी, गाड़ी के आखिरी डब्बे में सवार ना होना, किसी बीच के डब्बे में बैठना। लेकिन जब मैं पीगू के हमरा रेलवे स्टेशन पहुंचा तो गाड़ी चल पड़ी थी। मैं भागकर आखिरी डब्बे में सवार हो सका। मैं सोच रहा था, जब सुंदरमती को पीगू की ज़बानी मालूम होगा कि मैं गाड़ी के आखिरी डब्बे में बैठा हूँ तो उसका कलेजा धक से रह जाएगा। रेलवे ट्रेनों के अगले या पिछले डब्बे ही आमतौर पर हादसों का शिकार होते हैं। जब गाड़ी दरियाए बरहम पतर का पुल पार करने लगी तो इस डर से न जाने अब क्या हो, मेरे बदन के रोंगटे खड़े हो गए, मगर कुछ भी ना हुआ। गाड़ी किसी हादसे के बगैर दरिया पार कर गई। मैंने बाटीपारा की हवेली में जो सपना देखा था वो दरअसल एक ख्वाब परेशान था। गुवाहाटी से चट्टागांग के लिए गाड़ी बदलना पड़ती है। सफ़र रात भर जारी रहा। दूसरे दिन मैं चट्टागांग रेलवे स्टेशन पर उतरा तो जिस्म थकावट से और रात भर जागने से भारी था। रंगामती चट्टागांग से शुमाल मशरिक़ की जानिब 30-32 मील के फासले पर दरियाए कर्णाफली के किनारे वाक़या है। ये 6-7 घंटे का सफ़र मुझे लॉन्च में करना था। रंगामती करीब आ रहा था और कर्णाफली के दोनों साहिलों पर जानवर चलते फिरते दिखाई दे रहे थे। रंगामती से थोड़े फासले पर हरी भरी वादियों और पहाड़ियों और घाटियों में चकमा और दूसरे बुत कबाइल बांस के झोंपड़ों में रहते हैं। रंगामती एक छोटा सा शहर है। दरियाई बंदरगाह होने की वजह से इसे अहमियत हासिल है। यहाँ गरीबी आम है, लोगों को ना खाने के लिए अच्छा मिलता है ना पहनने के लिए। चकमा कबीलों के लोग दूसरों की निस्बत कुछ दुबले पतले, ज़रा गोरे और ख़ूबसूरत हैं। रंगामती में रहने वाली चकमा लड़कियाँ शहरी औरतों की तरह शलूका और धोती पहनती हैं और बालों के जूड़े बनाती हैं। शहर में बांस और खपरेल के झोंपड़े भी हैं, पक्के मकान और दुकानें और बाज़ार भी। सब मज़ाहिब के लोग मिलजुल कर रहते हैं और अपनी अपनी रस्में मनाते हैं, लेकिन गुर्बत और लड़कियों की कसरत सब में मुश्तरक है। यही वजह है कि जवान लड़कियों के रिश्ते ढूंढना बड़ा मुश्किल है। बाज़ मुसलमान अपनी शरह के मुताबिक 3-3, 4-4 बीवियाँ कर लेते हैं, मगर बुद्धों और हिंदुओं में दूसरी पत्नी का रिवाज नहीं। लांच जब रंगामती की बंदरगाह पर लगी और मैं नीचे उतरा तो ना जाने कहाँ से एक दुबला पतला लड़का आया। उसने मेरा अटैची केस पकड़ लिया और साथ साथ चल पड़ा। अरे रमजू, तू कहाँ? बस बाबूजी, कोई पैसा टका कमाने आया था, आपको देखा तो इधर भागा। सूफ़ी साहब कैसे हैं? ठीक हैं, मज़े में हैं। लड़के का असल नाम रमज़ान था, लोग इसे रमजू कहते थे। ये सूफ़ी अब्दुल जब्बार का बेटा था। सूफ़ी अब्दुल जब्बार हमारे पड़ोसी हैं, बैक वक्त 3 बीवियों के शोहर। रमजू उनकी दूसरी बीवी से था। चलते चलते मैंने पूछा, अरे रमजू, कभी हमारे घर की तरफ भी गया है? चाची का क्या हाल है? अब तो ठीक है बाबूजी, पर पिछले दिनों चाची की तबीयत ख़राब हो गई थी। बुखार था, अब्बा 1-2 बार गए, दवा भी दी, लेकिन अब अच्छी हो गई है। फिर अचानक उसने इंकिशाफ़ किया, कई दिन से आपके रिश्तेदार भी आए हुए हैं, उन्होंने चाची की बड़ी खिदमत की है। रिश्तेदारों का जिक्र सुनकर मैं हैरान रह गया। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, हमारा कोई रिश्तेदार नहीं।
अगर था तो मैं उसे नहीं जानता, क्योंकि मेरे चाचा चक्रवर्ती सहाय के स्वर्गवास होने के बाद मैं और चाची बेसहारा रह गए थे। कोई हमें पूछने नहीं आया। असल में चाचा का स्वभाव ऐसा था कि लोगों से मिलना जुलना कम रखते थे। उन्हें लिखने पढ़ने से फुर्सत नहीं मिलती थी। एक तरह से वो तन्हाई का जीवन गुजार रहे थे। अपनी आखिरी दिनों में कोई किताब लिख रहे थे, जिसके लिए रियासत मणिपुर के अलावा ढाका और कलकत्ता भी गए थे, मगर किताब पूरी किए बगैर ही दुनिया से चल बसे। रमजू मेरा अटैची केस दरवाजे में रखकर ही वापस हो लिया। मैंने कुछ पैसे देने की कोशिश की, मगर उसने नहीं लिए। मैं घर में दाखिल हुआ तो चाची को देखा, जो आंगन में खाट पर बैठी भात खा रही थी। मुझे देखकर उसने भात की थाली एक तरफ रखी और उठकर बेख्तियार मुझसे लिपट गई। उसकी आंखें भीग गईं, आवाज़ भर्रा गई। मैंने तसल्ली दी, अब क्यों आंसू बहाती है? तेरी चिट्ठी पढ़ के आ तो गया हूँ। ये तो खुशी के आंसू हैं पगले, मैं इन्हें नहीं रोक सकती। फिर वो पुकारने लगी, अरे माधो बहन, ओ मंजूरी बेटा, देखो तो कौन आया है। मैंने हैरान होकर पूछा, चाची, ये माधो बहन मंजूरी बेटा कौन है? पहले तो मैंने ये नाम नहीं सुने। अरे अपने ही हैं, रिश्ते नाते होने में कौन सी देर लगती है। दोनों माँ बेटी ने मेरी बड़ी देखभाल की है, चकमा घराने की हैं, मगर हमारा तो चकमा कबीले से कोई संबंध नहीं। तूने तो आते ही पुलिस वालों की तरह पूछगछ शुरू कर दी। ज़री दम तो ले, सब बता दूंगी। इतने में रसोई से 40-45 साल की एक भारी औरत निकली। चकमा कबाइल की तरह खिली हुई रंगत, भारी भारी मोटी आँखें, नाक नक्शा भी ठीक था। जवानी में ज़रूर अपने कबीले की हसीन औरतों में शुमार होती होगी। उसे देखते ही चाची बोली, अरे माधो बहन, देख तो मेरा कैशप आया है। कैशप बेटे, प्रणाम कर अपनी मौसी को। मैंने प्रणाम किया तो चाची की माधो बहन मुझे दुआ देने लगी, फिर करीब आकर मेरी बलाएं लेने लगी और चाची से मुखातिब होकर कहने लगी, जैसा तूने बताया था कैशप बेटा इससे कहीं बढ़कर सुशील और भगवान है। चाची मेरी तारीफ़ सुनकर निहाल हो गई। मुझे भी रस्मी तौर पर मधोमासी का शुक्रिया अदा करना पड़ा, हालांकि मैं नहीं जानता था वो किस नाते से मेरी मौसी है। इसी असना में अंदर के कमरे से एक जवान, गोरी और सुंदर सी चकमा लड़की लपकती झपकती बाहर आई। उसका कद अपनी माँ से कुछ बड़ा था। बदन गदराया हुआ, कमर पतली, लंबी लंबी खूबसूरत गिलाफी आँखें, जिनके पपोटे आँखों पर झुके थे, सुतवा नाक में छोटी सी नतनी। चकमा लड़कियों की तरह शोख रंग की धोती और कमर तक चुस्त शलोका पहने, सर पर बहुत बड़ा जूड़ा बांधे तेज़ तेज़ चलती मेरे करीब आई और दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम किया। चाची फ़ौरन बताने लगी, ये मंजूरी है, तेरी माधु मौसी की बेटी। 8 जमात पढ़ी है, बड़ी सेवा की है इसने मेरी। सच पूछे तो जब से ये आई है मैं चलने फिरने लगी हूँ। अब मैं चाची का मतलब कुछ कुछ समझने लगा था। मंजूरी को गौर से देखा। शोख रंगदार लिबास में उसका मुतनासिब जिस्म चकमा हुस्न की भरपूर झलक पेश कर रहा था। मैं उसे देखकर चकरा गया। चाची को खींचकर अंदर ले गया। ये क्या चक्कर है चाची? अरे चक्कर कैसा, इतना बड़ा हो गया है, क्या तुझे कुंवारा ही बिठाए रखूँगी? फिर मुझे मनाने के अंदाज में बोली, मैंने तेरे लिए मंजूरी को पसंद कर लिया है, बड़ी सुंदर और सुघड़ लड़की है, तुझे खुश रखेगी। बाप चकमा कबीले में बड़ी इज्जत रखता है, खाते पीते लोग हैं। यहाँ से 5 मील दूर पहाड़ी पर घर है। मंजूरी अपनी माँ के साथ मेरी खबर लेने आई थी। इसने आते ही घर संवार दिया, हर शय चमका दी। तेरा कमरा तो बड़ी लगन से साफ़ किया है। तूने लड़की देख ली है, अब तू हाँ कह देगा तो मेरी सबसे बड़ी चिंता दूर हो जाएगी। बहू के आ जाने से मेरा अकेलापन दूर हो जाएगा। मैं चुपचाप खड़ा चाची की कथा सुनता और कुदरत के इस अजीबोगरीब खेल पर हैरान होता रहा कि एक लड़की को साउगारी में, दूसरी को बाटीपारा में छोड़कर आया हूँ और तीसरी यहाँ मेरे स्वागत के लिए तैयार बैठी है। चाची बोली, सोच में क्या पड़ गया है? मुझे तो मंजूरी बहुत अच्छी लगी है, पर मैंने अभी हाँ नहीं कही। माधु बहन बड़ा ज़ोर देती रही कि बात पक्की हो जाए, मगर मैंने कह दिया, मेरा कैशप लड़की को पसंद कर ले तब बात पक्की होगी। माधु बहन बोली, मुझे कोई एतराज़ नहीं, कैशप आकर मंजूरी के साथ कुछ दिन घुल मिल ले। उसका विचार है तुम और मंजूरी इकट्ठे फिरोगे, एक दूसरे के साथ रहोगे तो आपस में प्यार हो जाएगा। मैं तो समझ गई हूँ, मंजूरी प्रेम करने वाली लड़की है। मुझे विश्वास है तुझ पर, तू मेरी पसंद को नहीं ठुकराएगा। भला मैं तेरे लिए ऐसी वैसी लड़की थोड़ी पसंद करूँगी, हज़ारों में एक है। मैं हैरान परेशान खड़ा उसे देख रहा था। समझ में ना आता था कि चाची से क्या कहूँ और क्या ना कहूँ।